So, hello everyone and welcome to the part 2 UPSC. We are following our weekly discussion series जहाँ पे पास्ट वीक में जितने भी इम्पोर्टेंट अफेयर्स हुए हैं रिगार्डिंग इंटरनेशनल रिलेशंस और इंडियाज फॉरेन पॉलिसी उसका हम इन डेप्थ एनालिसिस करते हैं और समझते हैं कि वो किस तरीके से हमारे यूपीएससी, जीएस और पीएसआईआर के जर्नी में हमारी हेल्प कर सकती है। तो लास्ट वीक एक काफ़ी इम्पोर्टेंट आर्टिकल आया था अबाउट द बांग्लादेश इशू, क्योंकि अभी आप देख रहे होंगे कि न्यूज़ में भी बांग्लादेश काफ़ी ट्रेंडिंग है, जहाँ पे बहुत ज़्यादा वापस से कैओस आ चुका है। रिसेंटली एक बहुत ही दर्दनाक वीडियो भी आई थी, जहाँ पे कि एक हिंदू माइनॉरिटी के साथ बहुत ब्रूटली उसकी किलिंग हुई थी, उसे जला के। तो ये सब के पीछे का मेन रीज़न क्या है, बांग्लादेश का जो अपना डोमेस्टिक पॉलिसीज़ कैसे रहे हैं, वहाँ की गवर्नेंस कैसी रही है, इसे समझने के लिए ये वीडियो हमारी बहुत हेल्प करेगा। So in this article, we will see that how in Bangladesh fake promises and a false enemy. और ये false enemy कौन है? That is India. और इसे किस तरीके से पोर्ट्रे किया जा रहा है वो हम लोग इन डेप्थ समझेंगे। तो without wasting any time, let's start this video. Sometimes it is better to take a long-term view of crisis, especially when it comes to the life of nations. तो कभी-कभी ये बेटर होता है कि हम लोग किसी भी क्राइसिस का देखें कि लॉन्ग टर्म का व्यू क्या है, लंबे समय में, लंबे अंतराल में उसका क्या एस्पेक्ट है। और वो और ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है अगर वो नेशंस के लाइफ से रिलेटेड हो, किसी देश के लाइफ से रिलेटेड हो। दिस सीम्स टू बी द बेस्ट वे टू मेक सेंस ऑफ व्हाट इज हैपनिंग इन बांग्लादेश। और अभी बांग्लादेश में क्या चल रहा है, इसे भी समझने के लिए हमें इन डेप्थ देखना पड़ेगा, उसका एक लॉन्ग टर्म व्यू लेना पड़ेगा। तो जो पावर ट्रांसफर हुए हैं बांग्लादेश में वो कभी भी स्मूथ नहीं हुए हैं। इवन फ्रॉम द बर्थ ऑफ द बांग्लादेश जो पावर ट्रांसफर हुई थी वो किस तरीके से एक लिबरेशन वॉर ऑफ 1971 उसके तहत बांग्लादेश बना था। तो पावर ट्रांसफर तो कभी यहाँ पे स्मूथ नहीं रहा है। इवन आफ्टर द इंडिपेंडेंस ऑफ बांग्लादेश, when on rare occasions the transfer has taken place through ballot, the pattern has been that winner takes all। और वहाँ की जो डेमोक्रेसी है वो हमारे इंडिया, यूएसए और वेस्टर्न डेमोक्रेसी जैसी नहीं है, जहाँ पे क्लियर कट इलेक्शन हुए और उसके बाद वापस से डेमोक्रेसी इन लाइन हो गई विद सम अपोजिशन एंड द रूलिंग पार्टी। वहाँ पे क्या होता है, द विनर टेक्स ऑल, assumes absolute control and drives the opposition into the dust। जो जीता वो सारे लेके जाता है, एब्सोल्यूट कंट्रोल होता है उसके सारे मशीनरीज पे, और अपोजिशन को तो पूरा का पूरा डस्ट में यानी धूल चखा देता है, इन द सेंस कि उसको उभरने का मौका ही नहीं देता है, उसको कभी कंट्रोल में वापस आने के लिए मौका ही नहीं देता है। Now, since the brutal assassination of Sheikh Mujibur Rahman in 1975, the people of Bangladesh have been hostage to a fight to the finish between the widow of a military dictator, Khaleda Zia, and the daughter of a freedom fighter, Sheikh Hasina। तो जब शेख मुजीबुर रहमान का 1975 में असैसिनेशन हुआ था, तब से लेके आज तक जो बांग्लादेश की जनता है, वो इन दोनों के बीच का शिकार बनी हुई है। और वो दो पार्टीज कौन है? एक तो है एक मिलिट्री डिक्टेटर, उसकी विडो दैट इज खालिदा जिया, एंड द सेकंड वन इज शेख हसीना जो कि एक फ्रीडम फाइटर की बेटी हैं। इन दोनों के लड़ाई के बीच में पिसती कौन है? बांग्लादेश की पब्लिक। अ रेयर एक्सेप्शन वाज व्हेन दे जॉइंड हैंड्स टू ब्रिंग डाउन अनदर मिलिट्री डिक्टेटर, हुसैन मोहम्मद इरशाद इन 1991। इसमें एक एक्सेप्शन तब आया था जब मोहम्मद अरशद जो कि एक मिलिट्री डिक्टेटर थे और उनको गिराने के लिए ये दोनों साथ में आए थे। तो दैट वाज ओनली वन एक्सेप्शन। उसके अलावा हमेशा ये दोनों खालिदा जिया और शेख हसीना हमेशा एक दूसरे के राइवल्स रहे हैं। They, however, did not pay for his blood. He was allowed to live and participate in the country's political life for 28 years till his death in 2019। और ऐसा भी नहीं था कि मोहम्मद इरशाद जो कि जैसा कि मैंने कहा एक मिलिट्री डिक्टेटर थे, इनको हटाने के बाद इन्हें कुछ सजा दी गई या पनिशमेंट दिया गया, ऐसा नहीं हुआ। बल्कि उन्होंने तो बांग्लादेश की पॉलिटिकल लाइफ में और पार्टिसिपेट किया फॉर 28 ईयर्स until and unless जब उनकी डेथ हुई इन द 2019। So this looks like a far cry from the retribution in the air today। Hasina is not the only leader to deprive the Bangladeshi people of their democratic rights। अब हमें ये याद रखना है कि अभी ये जो हवा बनी हुई है जहाँ पे शेख हसीना को पनिशमेंट देने के लिए इतना मांग हो रहा है, तो ऐसा नहीं है कि शेख हसीना एक बस वही एक ऐसी लीडर थी जिन्होंने वहाँ के लोगों के साथ ऐसा किया, उनके राइट्स को छीने।
शी फॉलोड अ लाइन ऑफ मिलिट्री डिक्टेटर्स, उनके पहले और भी ऐसे काफी मिलिट्री डिक्टेटर्स आए। खलेदा जिया कुड नॉट स्टे इन पावर बियॉन्ड द टर्म, नॉट बिकॉज ऑफ लैक ऑफ एफर्ट बट बिकॉज ऑफ एब्यूज ऑफ पावर। जो खलेदा जिया थी वो भी ऐसा नहीं था कि वो अपना टर्म्स के बियॉन्ड नहीं रह पाई क्योंकि उन्होंने एफर्ट कम दिया था, बल्कि इसलिए क्योंकि उन्होंने भी पावर का अब्यूज किया था और करप्शन की थी, जिसका लिहाजा भुगतना पड़ा किसे? द प्राइस फॉर विच हैड टू पेड बाय हर सन। उनके सन को इसका प्राइस पे करना पड़ा। हु वाज फोर्स्ड बाय द आर्मी टू लीव द कंट्री, जिन्हें एग्जाइल मिल गया था, आर्मी ने उन्हें फोर्स कर दिया था कि कंट्री को छोड़ के जाना ही पड़ेगा। और अभी आप देखोगे कैसे न्यूज में वो वापस से आ रहे हैं क्योंकि उनकी वापस से बांग्लादेश में एंट्री हो रही है। तो ऐसा नहीं था कि हसीना वाज द ओनली लीडर जिन्होंने बांग्लादेश के लोगों के साथ उनके राइट्स का हनन किया, उनके राइट्स को छीने। उनके पहले बहुत ऐसे लाइन ऑफ डिक्टेटर्स रह चुके हैं और खलेदा जिया भी उसकी ही एक पार्ट है। Now, indignation over Hasina's abuse of power, notably in certain Western capitals, does not square with the well-known record of governance in Bangladesh over the past 50 years. The country has hardly been a paragon of democracy. अब जिस तरीके से हसीना के पावर के अब्यूज को हाईलाइट किया जा रहा है और ज़्यादातर ये वेस्टर्न कैपिटल्स में हो रहा है, लाइक वॉशिंगटन में हो रहा है और आपके यूके लंदन, वहाँ पे जो इस चीज़ की चर्चा हो रही है, ये ऐसा नहीं है कि पिछले 50 साल से जो बांग्लादेश की गवर्नेंस आ रही है उसके लिए कुछ नया है। हाँ, अभी वेस्टर्न मीडिया इसे जिस तरीके से हाइलाइट कर रही है, वो ऐसा साउंड कर रही है कि शेख हसीना इज़ द ओनली वन टू अब्यूज़ द पावर इन बांग्लादेश। बट अगर पास्ट 50 इयर्स की हिस्ट्री देखी जाए बांग्लादेश की, तो शी इज़ नॉट द ओनली वन, और भी कई रहे हैं यहाँ पे लाइन ऑफ डिक्टेटर्स। द कंट्री हैज़ हार्डली बीन अ पैरागन ऑफ डेमोक्रेसी। कंट्री को हार्डली कभी एक ऐसा बहुत अच्छे तरीके से डेमोक्रेसी विटनेस करने को मिला है। तो द एग्जैजरेटेड विलिफिकेशन ऑफ हसीना एंड द ग्लोरिफिकेशन ऑफ मोहम्मद यूनुस, और जिस तरीके से ग्लोरिफिकेशन हो रहा है मोहम्मद यूनुस का कि वो तो मेसाया है ऑफ डेमोक्रेटिक वैल्यूज, टॉलरेंस एंड इंक्लूजन्स, इसको इंडिया में भी बहुत कम ही लोग बर्दाश्त कर रहे हैं, बहुत कम ही लोग इस चीज को गल्प डाउन कर पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने देखा है कि लास्ट 50 ईयर्स में क्या हो रहा है बांग्लादेश में। तो ऐसा नहीं है कि मोहम्मद यूनुस आने के साथ वो तो मिसाया है, वो डेमोक्रेटिक वैल्यूज को सबसे ऊपर रखेंगे, काफी टॉलरेंट हैं। बट ऐसा नहीं है क्योंकि इंडिया में पहले भी ये सारी चीजें विटनेस कर रखा है इन द बांग्लादेश। तो amid a clash of personalities and the resultant preoccupation with the settling scores, there are two gainers. अब इन सारे चीजों में गेन कौन कर रहा है? टू पार्टीज, दैट इज द राइट विंग फोर्सेस लेड बाय जमाते इस्लामी और पाकिस्तान। ये दोनों क्या है? राइट विंग फोर्सेस हैं, जमाते इस्लामी, और साथ ही साथ पाकिस्तान इसका इनडायरेक्टली यूज कर रहा है टू अटैक अगेंस्ट इंडिया थ्रू बांग्लादेश। बोथ आर टेकिंग फुल एडवांटेज, और ये दोनों बहुत अच्छे तरीके से एडवांटेज ले रहे हैं। ये जो पोस्ट 2024 पॉलिटिकल वैक्यूम क्रिएट हुआ है बांग्लादेश में, शेख हसीना के जाने के बाद जो वैक्यूम क्रिएट हुआ है, उसका इस्तेमाल काफी अच्छे तरीके से कर रहे हैं। तो द लूजर्स आर द पीपल, और मोर इम्पोर्टेंटली द यूथ ऑफ बांग्लादेश। और इन सभी में लूज कौन कर रहा है, हार कौन रहा है? तो बांग्लादेश की जो जनता है वो हार रही है, और स्पेशली वहाँ के यूथ हैं वो हार रहे हैं। क्यों? बिकॉज दे आर बीइंग फेड अ मिक्स ऑफ फेक प्रोमिसेस। उनके साथ काफ़ी ऐसी फेक प्रोमिसेस की जा रही है, और उनके दिमाग में एक फॉल्स एनिमी की आइडिया क्रिएट की जा रही है। ये फॉल्स एनिमी किसको पोर्ट्रे किया जा रहा है? इंडिया को, कि इंडिया इज द एनिमी ऑफ बांग्लादेश। So one can debate whether an Islamic society is the solution to Bangladesh challenges surrounding development and identity, but blaming India is certainly not. तो एक बार को तो हम लोग इस बात पे भी डिबेट कर सकते हैं कि क्या इस्लामिक सोसाइटी से बांग्लादेश का डेवलपमेंट हो सकता है या नहीं, बट इंडिया को ब्लेम करना तो यहाँ पे कहीं किसी तरीके से लॉजिकल नहीं साबित हो रहा है। तो इट इज मेयरली एन अटेम्प्ट टू मिसलीड द पीपल, लोगों को मिसलीड करने के लिए, गुमराह करने का ये एक जरिया बन गया है। बट लकीली हमारे साइड क्या है, जितने भी सोशल मीडिया से इमेजेस आ रहे हैं, इसके बावजूद भी मेजॉरिटी ऑफ द पीपल इन बांग्लादेश डू नॉट बाय दिस प्रोपोजिशन। मेजॉरिटी ऑफ द लोग जो बांग्लादेश में रह रहे हैं वो इस प्रोपागेंडा को नहीं बाई कर रहे हैं, वो इसमें विश्वास नहीं कर रहे हैं। एंड दे आर डेस्परेट टू मूव ऑन विद द रियल इश्यूज, और वो लोग डेस्परेट हैं कि बात रियल इश्यूज पे हो, डेवलपमेंटल ग्राउंड पे हो। दिस विल बी पॉसिबल ओनली इफ पाकिस्तानी मिसचीफ अलाउज देम टू डू सो। लेकिन ये तभी हो सकता है जो अगर पाकिस्तान इसमें इन्वॉल्व ना हो, पाकिस्तान जो अपनी बदमाशी कर रहा है वो इसको ना करे यहाँ पे,
तभी ये पॉसिबल है कि रियल मुद्दों पे बात हो सके। तो अब आते हैं जो इंटरिम गवर्नमेंट बनी है आफ्टर द 2024 वैक्यूम उसके ऊपर, दैट इज यूनुस एंड हिज सेट ऑफ एडवाइजर्स। दे हैव प्रूव टू बी पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम, नॉट द सॉल्यूशन। तो वो जिस तरीके से आए थे वो ऐसा पोर्ट्रे किया था कि वो बांग्लादेश के लिए सॉल्यूशन बन के आएंगे, बट अब उनके आने के बाद अब तो ऐसा लग रहा है कि वो सॉल्यूशन नहीं, वो भी अ पार्ट ऑफ प्रॉब्लम ही है। So the past 16 months have seen the capture of all institutions by right wing Islamists. पिछले 16 months में हमने देखा जितने भी इंस्टीट्यूशंस है वहां के उन सभी को कैप्चर किसने कर लिया है? राइट विंग के इस्लामिस्ट ने, who are embedded in ruling coterie and enjoy immunity, जिन्हें काफी इम्यूनिटी मिली हुई है वहां पे। And much of this is under the surface but not all. For example, the media which is frightened to report any contrarian view. और इनमें से बहुत सारी चीजें हैं जो अंडर द सर्फेसेस चल रही हैं। कुछ को अगर छोड़ दिया जाए, जैसे कि मीडिया, मीडिया तो अभी इतनी फ्राइटेंड है वो सरकार के कॉन्ट्ररी कोई व्यू दे ही नहीं पा रही है। द मीडिया विच इज फ्राइटेंड टू रिपोर्ट एनी कॉन्ट्रेरियन व्यू, कोई भी कॉन्ट्ररी पॉइंट ऑफ व्यू वो नहीं रख रही है। मॉब रूल वहां पे काफी ज्यादा है। एंड इंस्टेंट जस्टिस हैव रिटर्न टू द स्ट्रीट्स। और इंस्टेंट जस्टिस मतलब अगर कुछ बुरा हुआ तो उसका जस्टिस वहां पे मॉब करेगी, लिंच करके लोगों के द्वारा की जाएगी, वो वापस से एक्टिव हो गया है बांग्लादेश में। तो जब मोहम्मद यूनुस और उनके एडवाइजर्स आए थे वो इस प्रॉमिस के साथ तो आए नहीं थे, वो तो आए थे यहाँ पे क्या, ऑर्डर क्रिएट करने के लिए। सो वन वे आउट ऑफ दिस मोरास इज टू होल्ड इलेक्शंस, और इससे बाहर निकलने का एक तरीका क्या है कि इलेक्शंस होल्ड किए जाएं। नाउ इंडिया इज वॉचिंग द वेरियस रिफॉर्म मेजर्स अंडर वे इन बांग्लादेश टू स्ट्रेंथन डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस। इंडिया एक्टिवली अब ये देखना चाह रही है कि किस तरीके से रिफॉर्म मेजर्स किए जा रहे हैं बांग्लादेश में, ताकि वापस से ये सारे डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस जैसे हैं, पार्लियामेंट हो गई, आपकी सुप्रीम कोर्ट हो गई, ये सारे इंस्टीट्यूशंस को कैसे रिवाइव किया जाए। तो दिस इज अ पॉजिटिव फॉल आउट ऑफ द प्रीवियस एक्सपीरियंस, बट द स्पिरिट ऑफ दोज रिफॉर्म्स हैज टू बी ट्रांसलेटेड इनटू प्रैक्टिस। तो जो प्रीवियस एक्सपीरियंस रही है बांग्लादेश की, उसके हिसाब से देखा जाए तो एक ये पॉजिटिव फॉल आउट होने वाला है। लेकिन अब ये देखना होगा कि ये जितने भी रिफॉर्म्स हो रहे हैं क्या वो प्रैक्टिस में होंगे भी या नहीं, या सिर्फ स्पिरिट में बन के रह जाएंगे, सिर्फ डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस को रिफॉर्म करने की बात ही रहेगी या फिर उसे सही किया जाएगा। आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपको ये वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो इन्हें प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करें और अपना सपोर्ट शो करें, क्योंकि 72.1% ऐसे व्यूअर्स हैं जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है। सो प्लीज शो योर सपोर्ट एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल। तो अभी आने वाला जो वीक है, द वीक्स अहेड आर गोइंग टू बी क्रूशियल, और इसमें सबसे बड़े हीरो बन के कौन अभी आएंगे? बांग्लादेश की नेशनलिस्ट पार्टी के लीडर दैट इज तारिक रहमान। और ये तारिक रहमान कौन है? ये वही तारिक रहमान है जो कि खालिदा जिया के बेटे थे, जिन्हें एग्जाइल दिया गया था आर्मी के द्वारा। तो अब ये वापस से आ रहे हैं 17 साल के बाद। वी मे एक्सपेक्ट टू सी अनदर मैसिव शो ऑफ फोर्स ऑन द स्ट्रीट ऑफ ढाका टू वेलकम हिम। और हम लोग देखेंगे कि ढाका के स्ट्रीट्स पे कैसे वापस से एक मैसिव फोर्स का शो होगा, मैसिव जनता उभर के आएगी उन्हें वेलकम करने के लिए। और सिंस ये आर्टिकल तो पहले का है, अभी कल के न्यूज़ में ये आ गई थी कि तारिक रहमान ने जब बांग्लादेश में एंटर किया तो वो बेयर फुट एंटर किया उन्होंने, लाइक कि ये एक सिंबॉलिज्म दिखाया कि वो वापस से अपने बांग्लादेश की धरती पे आ रहे हैं, और काफ़ी जनता सही में आई उन्हें वेलकम करने के लिए। तो add to this the likely reaction in case of a precipitate development relating to his mother's health। अब इसमें एक चीज और ऐड कर दिया जाए कि खालिदा जिया का जो हेल्थ है वो किस तरीके से अभी डेवलप करता है, क्योंकि उनकी हेल्थ भी खराब चल रही है। फ्रॉम बीइंग allies battling a common enemy, the Awami League, the BNP and the जमात will compete for power। तो अब वहां का सिनेरियो ये हो गया है कि एक टाइम पे जब बीएनपी और जमात दोनों मिल के अवामी लीग को बैटल किया करते थे, उनके लिए वो एक कॉमन एनिमी था। अब वो लोग compete कर रहे हैं खुद में फॉर द पावर, बोथ बिलीविंग दैट दिस इज देयर मोमेंट, और दोनों को ये लग रहा है कि अब उनका समय आ गया है। जो जमात है, द जमात इस्लामी हैज एन अर्ली मूवर एडवांटेज, उसे एक एडवांटेज ये मिला कि उसने पहले से ही ऑन ग्राउंड काम करना स्टार्ट कर दिया था। एंड वुड लाइक टू सीज पावर विदाउट एन इलेक्शन, और वो तो ये चाहेगा कि इलेक्शन हो ही ना, बिना इलेक्शन के उसे पावर मिल जाए। नाउ गिवन द फ्रेजिलिटी ऑफ अ स्टेट कैपेसिटी एंड मल्टीपल अदर फॉल्ट लाइंस, फर्दर एक्सट्रीम इवेंट्स कैन नॉट बी रूल्ड आउट। लेकिन जिस तरीके से अभी बांग्लादेश में
पिछले कुछ समय से एक्सट्रीम चीज़ें हो रही हैं, तो क्या ऐसा भी हो सकता है, एक पॉसिबिलिटी है ये भी, इसे अभी कहा नहीं जा सकता है, इट कैन नॉट बी रूल्ड आउट। ये भी एक सिनेरियो बन सकता है कि इलेक्शन हो ही ना। तो नाउ एनी क्रेडिबल इलेक्शन रिक्वायर्स अ स्ट्रॉन्ग एंड इम्पार्शियल गवर्नमेंट मशीनरी। अब अगर एक क्रेडिबल इलेक्शन होगी तो उसके लिए ये चाहिए कि जो वहाँ की गवर्नमेंट मशीनरी है, जैसे कि हमारे यहाँ इलेक्शन कमीशन है, वैसे ही वहाँ की जो गवर्नमेंट मशीनरी है उसे इम्पार्शियल होना होगा और स्ट्रॉन्ग होना होगा। नाउ दिस लुक्स लाइक अ टॉल ऑर्डर टुडे। और अभी के समय में बांग्लादेश में ये तो एक काफी लंबा ऑर्डर लग रहा है कि ऐसा आ भी पाएगा या नहीं। नाउ फर्दर, एन इलेक्शन विदाउट द पार्टिसिपेशन ऑफ द अवामी लीग कैन नेवर बी रिगार्डेड एज फेयर एंड इंक्लूसिव। और इसी के साथ साथ अगर इस इलेक्शन में अवामी लीग, जो कि वन ऑफ द लार्जेस्ट पार्टी है बांग्लादेश की, उसे ही अगर पार्टिसिपेट करने का मौका ना मिले तो ये तो वैसे भी फेयर एंड इंक्लूसिव नहीं होगा। बट इन सभी चीजों में इंडिया का क्या पॉइंट ऑफ व्यू रहा है? Yet Delhi has signaled that it is ready to deal with any new political formation. दिल्ली तैयार है कोई भी नए पॉलिटिकल फॉर्मेशन हो उनके साथ डील करने के लिए। इट इज सोफिस्टिकेटेड इनफ टू सी थ्रू पाकिस्तान गेम। हमारी फॉरेन पॉलिसी पाकिस्तान के गेम को साफ तरीके से देख रही है कि पाकिस्तान यहाँ क्या करना चाह रहा है। सेंसिटिव इनफ टू रिस्पेक्ट द जेन्युइन सेंटिमेंट्स ऑफ द बांग्लादेशी पीपल। साथ ही साथ हम लोग इतने सेंसिटिव भी हैं कि हम लोग देख सके कि जेन्युइनली बांग्लादेश के लोगों का क्या सेंटिमेंट है। एंड सीजनड इनफ टू रियलाइज द स्टेक्स इन्वॉल्व। और साथ ही साथ हम लोग इतने मैच्योर भी हैं कि हम लोग ये भी देख सके कि इसका क्या इफेक्ट पड़ेगा इंडिया के नेबरहुड पॉलिसीज में। इंडिया का क्या स्टेक है बांग्लादेश में, वो सारे स्टेक्स जो इन्वॉल्व है उसे भी हम लोग देख सकते हैं। तो दिल्ली हैज सिग्नल्ड अ मिक्स्ड पॉइंट ऑफ व्यू। वन लास्ट थॉट, इंडिया इज नॉट टू ब्लेम फॉर द पॉलिटिकल प्रोसेस इन बांग्लादेश। और एक लास्ट थॉट ये है कि इंडिया को ब्लेम नहीं करना चाहिए जितने भी बांग्लादेश में पॉलिटिकल प्रोसेसेस हो रहे हैं। इफ अ कंट्री थ्रोज अप अ पॉलिटिकल डिस्पेंशन दैट डिजायर गुड रिलेशन विथ इट एज इट डिड इन द रिसेंट पास्ट, इंडिया इज नॉट गोइंग टू रीबफ इट। अब देखा जाए तो पिछले कुछ समय से इंडिया ने बांग्लादेश के साथ काफी अच्छे रिलेशंस बना के रखे हैं। और अगर एक कोई कंट्री इन सारे अच्छे रिश्तों को डायरेक्टली थ्रो अप करना चाहे तो इसके लिए इंडिया जिम्मेदार नहीं हो सकती है, इंडिया को इसमें ब्लेम नहीं किया जा सकता है। तो देर इज अ लॉट ऑफ सेंसिटिविटी इन बांग्लादेश अबाउट इंडियाज कमेंट्स ऑन इट्स रिलेशन विद पाकिस्तान। अब वहां पे भी काफी सेंसिटिविटी बनी हुई है बांग्लादेश में कि इंडिया किस तरीके से कमेंट कर रहा है बांग्लादेश और पाकिस्तान के रिश्ते को। तो इफ बांग्लादेश हैज द एजेंसी इट क्लेम्स इट हैज, certainly more than it did 50 years ago, it should stay away from the India Pakistan rivalry। अगर बांग्लादेश में अभी भी उतनी अथॉरिटी है, जो कि सर्टेनली आज से 50 साल पहले जितनी थी उतना है अभी भी कम से कम, तो उसे तो कम से कम इंडिया और पाकिस्तान के बीच के राइवलरी से दूर होना होगा। इट शुड स्टे अवे फ्रॉम द इंडिया पाकिस्तान राइवलरी। Spitting India, for example, by turning a blind eye to, if not enabling brutal attacks on minorities, is first and foremost a threat to the stability of Bangladesh। और इंडिया को कंप्लीटली इग्नोर करना, माइनॉरिटीज पे इस तरीके के ब्रूटल अटैक्स करना, ये तो सबसे बड़ा थ्रेट अभी बन के आता है बांग्लादेश के खुद के स्टेबिलिटी के लिए। अगर वो ये सारे चीज बांग्लादेश कंटिन्यू करते रहेगी तो वहां पे स्टेबिलिटी तो वैसे भी नहीं आएगी, क्योंकि बिना इंडिया के सपोर्ट के, और इंडिया जो कि एक मेजर पावर इन द साउथ एशिया, उसे अगर इग्नोर कर रही है, माइनॉरिटीज पे अटैक कर रही है, तो बांग्लादेश की स्टेबिलिटी तो ऐसे भी थ्रेट में ही है। And in the midst of this jockeying for power, we should not forget the silent majority. They are waiting for their turn। और इन सभी के बीच में पावर के लिए जितनी भी अभी ये जॉकिंग हो रही है, कश्मकश हो रहा है, हमें ये नहीं भूलना होगा कि ये जो साइलेंट मेजॉरिटी है, जो सबसे बड़ी पार्टी है, जो कि साइलेंट है अभी, वो भी अपने टर्न का इंतजार कर रही है। एंड दैट इज द अवामी लीग, जो कि अभी साइलेंट है, द साइलेंट मेजॉरिटी। So this was all from this article which says in Bangladesh fake promises and a false enemy। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अब अपने नेक्स्ट वीक में विथ अ नेक्स्ट आर्टिकल। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट एवरीवन एंड हैव अ गुड लाइफ।